हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज बात करते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। वैसे तो हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पैथोलॉजी में भी स्टडी किया है, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेजर फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है छोटे बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए, वो है मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो ये लेक्चर कंप्लीटली फोकस रहेगा मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर ही, ठीक है। तो देखते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम सिंड्रोम मतलब होता है बंच ऑफ डिसीजेस, या जहां पर एक से ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स अवेलेबल हो। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। द नंबर 1 इज हाइपर प्रोटीन यूरिया। उनके जो छोटे बच्चे होंगे उनके यूरिन में प्रोटीन का लेवल ज्यादा होगा, और जो उनका जो ब्लड होगा वहां पर प्रोटीन का लेवल लो होगा। दैट इज हाइपो प्रोटीन एंड थर्ड वन इज हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया का मतलब होता है उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज्यादा होगा। एंड लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम, दैट इज इडीमा। स्वेलिंग उस बच्चे को प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके 4 मेजर साइन एंड सिम्टम्स। तो अब हम देखते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा। वैसे तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लेकिन इसके अलावा भी सम फैक्टर्स हैं, इससे ज्यादा फैक्टर्स हैं। ये आप एग्जाम में चाहो तो इससे ज्यादा फैक्टर जो आप अपने पैथो में स्टडी किया वो लिख सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखो इसके बाद मैंने लिखा हुआ है मेनिंजियल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या सम इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, है ना, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, मलेरिया के केस में हो सकता है। और फिर आपको ऑटोइम्यून डिसीजेस की बात करें, एसएलई को ले लो, आरए को ले लो। ड्रग्स की बात करें, वहां पर हैवी मेटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैप्टोप्रिल ड्रग रिस्पॉन्सिबल होती है। आपके हार्ट की जितनी भी बीमारियां हैं वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। हॉटकिंस एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमा आपका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इसके अलावा भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहां पर देखो वर्ड यूज हुआ है मिनिमल चेंज। मिनिमल चेंज का मतलब वहां पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे जब हम लाइट माइक्रोस्कोपी में या सीटी स्कैन में हम देखते हैं तो हमें मिलती है नो फाइंडिंग। हमें वहां पर कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी, या फाइंडिंग होगी तो बिल्कुल मिनिमल, बिल्कुल लो फाइंडिंग होगी। इसलिए इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नाम रखा गया मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। तो देखते हैं इससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको बताना था कि किडनी में जो आपका ग्लोमेरुलर जो वॉल होती है वो 3 लेयर से बनी होती है। नंबर 1 इज एंडोथेलियल लेयर, नंबर 2 जीबीएम, जीबीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, नंबर 3 इज एपिथेलियम। जो एंडोथेलियम है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये नेगेटिवली चार्ज होती है, जिसकी वजह से ब्लड का सिर्फ जो प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन ही आपके फिल्ट्रेट में आ पाते हैं, और बाकी जितने भी आपके ब्लड के पार्टिकल है वो रह जाते हैं आपके वेसल्स में ही। बिकॉज जो एंडोथेलियल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन है नेगेटिवली चार्ज होती है। ये नेगेटिवली चार्ज की होती है। मैंने आपको बार बार कहता हूं कि आपको एक बुक स्टडी करनी है, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो आप बायोकेमिस्ट्री में देखोगे कि एंडोथेलियल और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट जो मेम्ब्रेन्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए, आपके आरबीसीज हो गए, डब्ल्यूबीसीज हो गई, या जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके ये फिल्ट्रेट में नहीं आ पाते,
और ये आपके ब्लड वेसल्स में रह जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स। वो कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जो मिनिमल चेंज नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होते हैं। सबसे पहले देखेंगे एज ऑफ इंसिडेंस। एज ऑफ इंसिडेंस की बात करें तो 2 to 6 ईयर में, जब बच्चा 2 से 6 साल के बीच में होता है, तो सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। यदि ये सारे के सारे फैक्टर्स उसकी रिपोर्ट में आते हैं तो हो सकता है कि उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। और सबसे इंपॉर्टेंट 5 ईयर की एज, मान के चलो यदि बच्चा 5 साल का आपके पास आता है और उसमें सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं 5 साल में। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, स्वेलिंग अराउंड द आईबॉल। हमारी आंख जो हमारी जो बच्चा होगा उसकी आंखों में सबसे पहले स्वेलिंग डेवलप होगी। सबसे पहले कहां पर होगी, आंखों में। और ये जो आपकी स्वेलिंग होगी ये मैसिव, जब बच्चा जागेगा तो उसकी जो आंखों के आसपास स्वेलिंग काफी ज्यादा होगी। और उस स्वेलिंग का नेचर कैसा होगा, जब आप उस स्वेलिंग को दबाओगे तो अपनी जगह वापस आ जाएगी। दैट मीन्स फिटिंग इन नेचर, दबाने से वो अपनी जगह दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिमा। अब ये क्या होता है, ये एडिमा धीरे धीरे सबसे पहले अपीयर होगा आंखों के आसपास। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे उसके एब्डोमेन में एडिमा होगा, स्क्रोटम में एडिमा होगा, एब्डोमेन में एडिमा होगा, लंग्स में एडिमा हो सकता है, फिर उसके हार्ट में एडिमा हो सकता है। तो जैसे जैसे एडिमा होता चला जाएगा तो उससे क्या होगा, उसके बॉडी में जो विसराज हैं उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। जैसे मैंने लिखा है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेन इन चेस्ट, छाती में उसको क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, साथ साथ में ओलिगोयूरिया, उसका जो यूरिन है उसका वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाएगा। प्लस हो सकता है कि उस बच्चे का बीपी भी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये सर्टेन क्लिनिकल सिम्टम्स हैं जो हमें एक बच्चे पे देखने होते हैं कि उसकी आंखों में स्वेलिंग सुबह होती है, शाम को होती है, क्या स्वेलिंग कहीं और तो नहीं स्प्रेड हो रही है, बाकी अदर सिम्टम्स है कि नहीं है। जब ये सारे के सारे सिम्टम्स और ये फैक्टर्स यदि बच्चे की रिपोर्ट आते हैं तो मोस्ट लाइकली उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में आपको मैंने कंप्लीट आपको ओवरव्यू दे दिया है जो आपको हमेशा याद रहेगा। और एग्जाम में भी आपको इतना ही लिखना होता है, ज्यादा नहीं। आप इसके ज्यादा भी लिख सकते हो जो आपने रोबिन से पैथोलॉजी में स्टडी किया है। ठीक है, लेकिन जब पीडियाट्रिक की बात आती है तो इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट इंटरनल मेडिसिन में आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि इंटरनल मेडिसिन में इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो अभी आपका फोकस रहना चाहिए डायग्नोसिस में, नॉट ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में। वो डायग्नोसिस हो गई, सबसे अच्छा डॉक्टर वही होता है जिसकी डायग्नोसिस अच्छी होती है, क्योंकि वो डायग्नोसिस हो जाती है तो ट्रीटमेंट तो आसान है पर डायग्नोसिस मुश्किल होती है। तो अपना ज्यादातर टाइम आप डायग्नोसिस में लगाओ। अभी एज ए स्टूडेंट डायग्नोसिस जितनी बेटर आपकी बन पाएगी उतनी अच्छी आप उसको, उस बीमारी को मैनेज और ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आगे भी मैं पीडियाट्रिक के लेक्चर्स अपलोड या देता रहूंगा नोट्स के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में। तो बस थैंक यू।